और धीरे भी बोलूँगा तो भी आप समझ लेना। आइए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आप ग्रुप 1 में अगर जाते हैं तो आपको दिखता है 4 सब्जेक्ट, पर वो 4 नहीं होता है। अगर आप देखें तो सीएलपी को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सीएलपी वॉल्यूम फर्स्ट अलग, सीएलपी वॉल्यूम सेकंड अलग। देखिए प्लीज़ सुनिएगा, बातें मत कीजिए प्लीज़। मैं जितना कम बोल के चलूँगा उतना अच्छा मेरे लिए। फिर एसबीआईएल को भी आप 2 पार्ट में बाँट लीजिए। एसबीआईएल में सेटिंग अप वाला पार्ट अलग, लेबर लॉ वाला अलग। जेआईजीएल को भी 2 पार्ट में बाँट लीजिए। जो मैं पढ़ाता हूँ 70% पार्ट वाला वो अलग, जो तन्वी मैम पढ़ाती है वो अलग। वो तो तन्वी मैम बिजनेस लॉ वाला पढ़ाती है। सीएफएम को भी 2 पार्ट में बाँट लीजिए। थ्योरी का टाइम अलग दे दीजिए और प्रैक्टिकल का टाइम अलग दे दीजिए। तो ये आपके लिए 4 नहीं 8 है। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, आप में से कितने बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं? और जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो भी बताएंगे। ग्रुप 1 दे रहे हैं ना, तो आपको दिन को ना, पूरे दिन को 24 घंटे के दिन को जो पढ़ाई का टाइम है ना, तो उसको 8 पार्ट में बाँटना है। उसके लिए एक फ़ायदा, उसका एक फ़ायदा होता है, समझो। मैं धीरे ही बोलूँगा, एनर्जी कम रहेगा, लेकिन बोलूँगा बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मान लो 4 टाइम दिया, जैसे कंपनी लॉ का एक ही टाइम दिया हुआ 3 घंटे का, तो एक बार 3 घंटे का या 2 घंटे का बोरिंग हो जाएगा। ऊपर से मान लो उसी समय तुम्हारे घर में मौसा जी आ गए, मामा जी आ गए और कंपनी लॉ का टाइम ख़राब हो गया। तो शेड्यूल के हिसाब से उस दिन भर में कंपनी लॉ का टाइम ख़राब हुआ तो कंपनी लॉ का टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो तुम्हारे मन में एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि कंपनी लॉ आज हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन आपने कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट सुबह में दिया हुआ है, कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड शाम में दिया हुआ है, तो एक तो बोरिंग नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट सुबह में ख़राब हो गया मौसा जी के आने से, पर रात में तो नहीं रहेंगे ना मौसा जी। तो कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड तो करोगे, एक बार कंपनी लॉ का स्वाद तो चख ही लिया। याद रखिएगा, एक चीज़ सिखा देता हूँ। ये जो सीएस का एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम की तैयारी है, ये सब साइकोलॉजिकल है। आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप 11 देखो, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, सीएसडब्ल्यूटी पास किया, आप ही ने किया ना। ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एलएलबी का भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आप उतने बुरे नहीं हो पढ़ाई में। बस साइकोलॉजी है। क्या है? साइकोलॉजी है। तो आप देखिए, जैसे आपको अपने अंदर से ना, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी कुछ अचीव नहीं कर पाता है, इरिटेटेड आदमी कुछ अचीव नहीं कर पाता है। जो मन शांत रहता है वही अचीव कर पाता है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने लोग महान बने वो सब शांत थे। आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध से शुरू कीजिए। महात्मा बुद्ध का अगर आप मूर्ति देखेंगे, हमेशा वो शांत के मुद्रा में रहते हैं, हमेशा। और उन्होंने दुनिया जीत लिया, है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं। हम इंडिया में हैं तो हम लोग को लगता है कि हिंदुइज्म, लेकिन अगर मालूम हो बुद्धिज़्म जो है वो हिंदुइज्म से भी ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं। नहीं मालूम है आपको? बुद्धिस्ट कंट्री बहुत सारी है ना। एक ही बोलूँगा उसी में हालत ख़राब हो जाए। चाइना, चाइना तो बुद्धिस्ट है ना। नहीं पता है आपको? तो आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से, भले वो शांत रहे ना रहे वो अलग बात है। देखिए, सारे धर्म एक ही मैसेज देते हैं कि भाई अच्छाई सच्चाई पे रहना चाहिए सबको। इम्पॉर्टेंट है शांति। मन शांत होगा सब कुछ अचीव कर पाओगे। मन में हलचल रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अपना टाइम टेबल इस तरीके का बनाइए जिससे कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो। तो आपको दिन को कितने पार्ट में बांट लेना है? 8, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो। ठीक है ना? और बाकी एक चीज़ मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। देखो, आज मैं बोल रहा हूँ तुमको, मैं बाद में याद आऊँगा। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना, आईसीएसआई मॉड्यूल में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीएफएम में है, सब रट लेना। कर लेना नहीं बोल रहा हूँ मैं, खुलेआम बोल रहा हूँ, रट लेना। उसमें से डिट्टो क्वेश्चन मैच कर जाता है। क्या मैंने लिखा है हिंदी में, बोलो यहाँ पे? मस्ट डू ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम आईसीएसआई मॉड्यूल, लिखा इंग्लिश में है, समझो हिंदी में। आईसीएसआई मॉड्यूल के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना। तुम अगर अगर चाहते हो सीएफएम में पास करना तो, पिछले बार भी सीएफएम में सबसे ज़्यादा बच्चा फेल किया, होल इंडिया। ये नहीं कि अपने, होल इंडिया, हर जगह टीचर ये बोला सीएफएम में पता नहीं क्या पूछ लिया। अब मैं क्लास में बोलता था, मेरा कोई बात ही नहीं मानता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको बताता हूँ, जो बच्चा सुन रहा है मुझे, वो इस बात को सुन ले अच्छे से। सीए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है और सीएस इंस्टीट्यूट है। तीनों में सीएफएम जैसा सब्जेक्ट है, अलग अलग नाम से। चैप्टर्स मैच करेगा तीनों के मॉड्यूल से। तीनों का मॉड्यूल उसके वेबसाइट पर है, देखो ना, इधर देखो, इधर देखो। तीनों का मॉड्यूल उसके वेबसाइट पे है। आपको तीनों के मॉड्यूल्स में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, सब कर जाओ।
उसी में से मैच करें। आंसर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा यार, आपका ICSI में 100 क्वेश्चन समझ लो, 100 ऐसे है नहीं। 100 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 100 तो नहीं होगा। ICSI मॉड्यूल कभी देखे हो CFM का? उसमें है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, है ना। चलो 100 मान लो, उधर उधर से 50-50 उधर से भी उठा लो। अरे 100, 200, 250, 250 भी ले लो तो तुम रट रट के ख़त्म कर सकते हो। और उसमें से अगर मैच कर गया तो अपना काम हो गया। ये कर लेना। अगला ग्रुप 2 वाले को क्या करना है भाई? आओ, CMSL वॉल्यूम फर्स्ट अलग, वॉल्यूम सेकंड अलग, जिसमें वॉल्यूम सेकंड में तो बस पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग है, क्वेश्चन वहाँ से आता है। EC IPL वाले को फेमा अलग कर लेना, फेमा से जुड़े हुए सारे पार्ट, यानी जो EC है ना, ECL और IPL अलग। IPL तो पक्का मिशन 40 ऑटो 40 पूरा मॉड्यूल ही करा दिया था तुम लोग को, उसको तो रट ही लेना है। और आपको टैक्स में ज़रा ध्यान रखिएगा, थ्योरी और MCQ प्रैक्टिस तो रहा नहीं अब, तो यहाँ थोड़ा सा बदल लीजिएगा। आपको क्या करना है, थ्योरी, और थ्योरी के जब यहाँ क्या आ जाएगा वर्ड, प्रैक्टिकल। यहाँ कौन सा वर्ड आ जाएगा? प्रैक्टिकल वर्ड आ जाएगा। ये तब का है जब क्या होता था, हाँ, यहाँ आ जाएगा प्रैक्टिकल। थ्योरी के लिए अलग टाइम दे दो, DT प्रैक्टिकल अलग, IDT प्रैक्टिकल के लिए अलग। DT में भी, थ्योरी में भी DT का अलग और IDT का अलग, 4 पार्ट में बांट दो। आधा आधा घंटा ही दो पर 4 पार्ट में दो। अरे पढ़ तो टैक्स ही रहे हो, नहीं समझे? आधा घंटा DT का थ्योरी सुबह में याद कर लिया, नाश्ते के समय में IDT का थ्योरी याद कर लिया, शाम में DT का प्रैक्टिकल कर लिया, रात में सोते वक्त IDT का प्रैक्टिकल कर लिया। नहीं समझे आप? तो सुनिए कैसे कैसे हुआ फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया। टैक्स में बच्चा डरता है ना। अब एक बुक होती है बांगर, कौन सी बुक होती है? बांगर। बांगर का बुक अगर कर लेते हैं आप तो तुम्हारा काम बन जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन मैच करता है। टैक्स में बांगर का बुक लिया तुम लोगों ने? नहीं लिया, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर वही बात, या तो ICSI मॉड्यूल के अंदर जितने क्वेश्चन है सब कर जाइए। ऐसा नहीं कि बांगर का बुक मैंडेटरी है, कर लेता तो अच्छा है, लेकिन अब उतना टाइम बचा नहीं। आइए उसके बाद देखो लिखा भी हुआ है, बांगर बुक एंड स्कैनर, ठीक है ना। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था 10 बुक अपने स्टडी टेबल पर रखेंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आप बनाइए MPB मेन प्रिपरेशन बुक, और वो NKJ बुक ही रहना चाहिए, उसी में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो NKJ का स्पायरल है, NKJ का बुक है, उसको मेन बुक समझ लीजिए। अब उसमें ऐड कर लीजिए क्या चीज़, अमेंडमेंट आज करा ही दिया ना, AYK तो करना ही करना है, याद रखिएगा, तो बुक में ही है। उसके बाद सॉल्व्ड स्कैनर में जाइएगा ना आप, तो एक चैप्टर पे हो सकता है 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा, 10 में से 6-7 अपने बुक से मैच कर जाएगा, बच कितना गया? 3। तो अगर आपको लग रहा है तो स्कैनर से क्वेश्चन और आंसर अपने बुक पे उतार लीजिए, स्कैनर फ्री हो जाएगा ना। फिर स्कैनर से वही उठाइए ना जो मैंने नहीं पढ़ाया। जो पढ़ा चुका हूँ उसका डुप्लीकेसी क्यों करोगे? अगर उस चैप्टर पे मान लो बायबैक चैप्टर है, वहाँ 10 क्वेश्चन है, 10 में से 7 तो मैं पढ़ा चुका हूँ, 3 ऐसा दिखा रही तो पहली बार। अच्छा, स्कैनर हमेशा पिछला 5 अटेम्प्ट देखना चाहिए, 5 से पीछे मत जाना। पिछला कितना से? 5, रेलेवेंट वही है, ठीक है ना। 5 अटेम्प्ट का तुमने क्वेश्चन देखा, और उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो सर ने नहीं कराया, क्वेश्चन भी और आंसर भी उतार लिया बुक पे, बायबैक चैप्टर में एक पिछले वाले पेज पे उतार लिया, स्कैनर भी आ गया इसमें। उसके बाद याद रखना ये अच्छे से, ICSI अपने चैप्टर के लास्ट में देता है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, और लास्ट में देता है मॉडल टेस्ट पेपर, कर जाना पूरा। अब पूरा करने में भी सुनो, 10-10 क्वेश्चन भी होगा, 10 में से ज़्यादातर स्कैनर और मैं करा चुका हूँ, इनमें से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा जो ज़िंदगी में पहली बार देखोगे। फिर वही बात, क्वेश्चन अपने बुक पे लिख लिया और आंसर ICSI मॉड्यूल से खोज के, 5 जनरल रूल, 5 एक्सेप्शन का लाइन खोज लिया। अब ICSI तो इतना लिखे हुआ होगा, इतना थोड़ी उठाओगे, 5 जनरल रूल, 5 एक्सेप्शन उठा के लिख लिया। अब तुम्हारा मेन एक ही बुक तुमको अपने टेबल पर रखना है, NKJ बुक, उसी में स्कैनर भी है, उसी में ICSI का सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर भी है, उसी में अमेंडमेंट भी हो चुका है, अब AYK भी उसी के अंदर है। बस एक ही बुक लेके हाथ में पकड़ना है। अगर छत पे घूम घूम के पढ़ने का आदत है, जैसे ठंड का मौसम तो गया, गर्मी में ये फैसिलिटी मिलती है, रूम में भी घूमना हीटर चला के,
तो एक ही बुक हाथ में रखना, उसी को ले लेके घूमते रहना। 10 बुक हाथ में लेके चलोगे सब बेकार हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो जी, अगला सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। क्यों? अगर टाइम ही सबसे प्रेशियस रिसोर्स है सच में। क्योंकि हम लोग ना लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ नहीं आए हैं दुनिया में, मालूम है ना? हाँ, एक्सपायरी डेट सबका है। तो जितना टाइम है उसी को जल्दी जल्दी इस्तेमाल करो, है ना? आइए, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आप इफेक्टिवली फंक्शन करेंगे, आपका आउटपुट बढ़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस रिड्यूस होगा। कभी भी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट करना, अब देखिएगा आपका स्ट्रेस कम होगा, है ना? लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, जिस समय आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, वही बाद में स्ट्रेस का कारण बनेगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताना, वो अलग बात है, इसके चक्कर में गोल गोल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो टेबलेट खाया तभी मैं बोल पा रहा हूँ। अगला, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है, डूज बहुत बार इंपॉर्टेंट लाइफ में नहीं होता है, डोंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बाधा बनेंगी आपके लिए, उस बाधा को हटा लेना। सबसे पहला बाधा तो मोबाइल ही है। देख लो भाई, मोबाइल के लिए क्या करना है? मोबाइल के लिए एक अच्छा तरीका होता है, अपने माता पिता या घर में जो सबसे खूंखार है आपके, उसको आप दे दीजिए फ़ोन, और बोलिए कि 10 दिन बचा है एग्ज़ाम का, आप 10 दिन के बाद मुझे देना, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरा फ़ोन मुझे लौटाना, बंद करके दे देना, तो फ़ोन आएगा। और जो भी लोग तुम्हारे सगे संबंधी जो तुमने खुद से बनाए हैं, है ना, माता पिता की वजह से नहीं, वो खुद से है, उन सबको, उन सबसे 20 दिन का छुट्टी ले लो। कितने दिन का छुट्टी ले लो? 20 दिन। तो 20 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? नहीं, करना पड़ेगा, एग्ज़ाम करना है ना? तो उन सबों से कितने दिन का छुट्टी ले लीजिए? 20 दिन। तो आप 20 दिन, आपका ये बात सुन रहे हैं हम दोनों बैठ के साथ में, और आप बोल रहे हैं कि हम उससे अलग हो जाएं 20 दिन तक, है ना? अब जो है, जो सच्चाई है, टीचर तो वही बोलेगा जो होना चाहिए, जो हो रहा है वो तुम देखो, है ना? नहीं, जैसे, तो ये बात याद रखिए, जो सगे संबंधी आपने खुद से बनाए हैं, है ना, जो बिफोर एनी वन एल्स, BAE, है ना? कहा रहे आपको भी पता है ये सब, बिफोर एनी वन एल्स है तो होता है ना, वो BAE को बाय बाय कर दीजिए। कितने दिन तक? 20 दिन। 20 दिन के बाद आप लोग गले में हाथ डाल के घूमते रहिए, मेरे कोचिंग के सामने घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बीच में घुस के फोटो खिंचवा लूंगा, आशीर्वाद दूंगा, लेकिन इस 20 दिन में उनसे दूर रहिए। दूसरा, एक्सटेंडेड ब्रेक, ये पहले भी एक डील भी मेरा गया था। जो आपने टाइम बनाया हुआ ना कि 7 बजे मुझे टेबल पे बैठना है, नहीं बैठने का मन है, 7 बजे वापस आइए, स्टडी टेबल पे बैठ जाइए। अब हाँ, मतलब ये सोच के नहीं पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ने का मन नहीं कर रहा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 7 बजे अगर तुम आ गए ना, कुछ देर तक तो तुम सोचोगे इधर उधर, लेकिन स्टडी टेबल पर बैठ गए ना, तो तुम पढ़ना स्टार्ट ही कर दोगे। बस तुमको ये नहीं सोचना कि मुझे जाके वापस पढ़ना है, तुमको जाके ये सोचना है कि मुझे स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाना, टेबल पे नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठना। ये हमेशा सिखाया बचपन में तुम लोग को, सफाई, जहाँ सफाई होती है वहीं माँ सरस्वती वास करती हैं, वहीं माँ लक्ष्मी आती है। तो पढ़ाई लिखाई का जगह साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी भरा होना नहीं चाहिए। ये जो आदत बनाए हो ना, जिस टेबल पे पढ़ते हैं उसी पर खा रहे हैं, वो ख़त्म कर लो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अगला, तुम 2-4 शादी में नहीं भी जाओगे ना, तो उनकी शादी होगी, कोई अपना शादी तुम्हारे वजह से रोकने वाला नहीं है। मैंने बोला जब तक मैं CS कर रहा था, तो 4-5 साल में मैं किसी भी शादी को अटेंड नहीं किया, माता पिता ने किया, सीधी सी बात है। तो अपने शादी पर कंसंट्रेट कीजिए, वो तभी होगा जब CS करोगे। दूसरे की शादी में नाचने से कुछ होने वाला नहीं है, जिसको शादी करना है वो शादी खुद से करेगा ही, तुम्हारे लिए रुका हुआ नहीं है। तो ज़्यादा सोशल बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं, अगर आप देख पाएंगे तो, बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन वाले बच्चे देखेंगे, मेरा एफिशिएंसी लेवल और एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, तबीयत ख़राब होने की वजह से। अब चूंकि सर्दी खांसी और पॉल्यूशन सबके वजह से है, तो ऊपर से नहीं दिखेगा कि तबीयत ख़राब है, अंदर से है, और बहुत दुखद है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पे, फिर भी मैं आया हूँ। बताइए क्या क्या करना है? एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू डू लिस्ट बनाना, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। फोकस्ड रहिए, प्रोएक्टिव रहिए, प्रोजेक्ट प्रायोरिटी, अभी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, है ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए, और जो बेकार के काम है उसको डेलीगेट कीजिए। बहुत सारे काम आपके घर में जो छोटा भाई है, छोटी बहन है, वो अभी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम अभी आप ही
करें। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पढ़ाई ही करें। सही बात है कि नहीं? लास्ट का 10-15 दिन है, अब तो कम से कम सबको समझना ही चाहिए। अब सुनिए, जब भी आप टाइम टेबल बनाएँगे ना अभी भी, तो 2 बार टाइम टेबल बनता है। एक होता है अवेलेबल टाइम, पहले बैठ के ये देखा जाता है कि मेरे दिन भर में अवेलेबल टाइम क्या है? उसमें से फिर टाइम एलोकेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलोकेट। पहले अवेलेबिलिटी चेक होता है, फिर एलोकेशन होता है। तो 2 पार्ट में बनता है, एक शीट अवेलेबल टाइम, एक शीट एलोकेटेड टाइम। अब मैंने एक रिकमेंडेटरी टाइम टेबल बनाया है। अगर ये आपको समझ में आता है तो इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए। आप इसी ढंग का टाइम टेबल बना लीजिए। इसमें मैंने जानबूझ के कुछ साइंटिफिक तरीका जो मैंने अपने ज़माने में किया था, सुबह-सुबह का टाइम रटने के लिए अच्छा होता है, तो रटने वाला सब्जेक्ट डाला था। फिर दिन का टाइम, फिर आलस का टाइम, फिर रात में सोने का टाइम। अच्छा, हर जगह मैंने बीच में ब्रेक दिया। विदाउट ब्रेक कोई बच्चा दुनिया में नहीं पढ़ सकता है। तो मैंने ब्रेक लिया है। आप विश्वास कीजिए, मैं आपका कल जब अमेंडमेंट का रात में नोट्स बना रहा था, तो नोट्स मैं चाहता तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में बना लेता। पर मैं उठता हूँ। मैं 10 मिनट काम करूँगा, फिर मैं उठूँगा। फिर उठूँगा, एक बार चक्कर मार के फिर मैं बैठूँगा। ऐसी आदत मेरी है, आप लोग को भी शायद होगी। उतने देर में बच्चा कोई फ़ोन देख लेता है थोड़ा-सा। लगातार कोई नहीं पढ़ पाता, बीच में ब्रेक चाहिए। इसमें मैंने एप्रोप्रिएट ब्रेक दिया, अगर आप टाइम टेबल देख रहे होंगे तो। हाँ, खाने के बाद एक नींद आती है, तो उसमें थोड़ा लंबा दिया है मैंने कि उसमें सो भी लेगा। हाँ, 2 घंटे का दिया है, हर तरीके का दिया है मैंने। और याद रखना, ये जो टाइम टेबल है ना सुबह 5:30 बजे, ये पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन 6 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, फिर वो धीरे-धीरे घटता चला जाता है और एग्ज़ाम टाइम तक आते-आते तुम सुबह 4 बजे उठ जाओगे। हर दिन आधा घंटा पीछे हटता है आदमी। और ये 10-15 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, थोड़ा कम ही सो लोगे तो क्या हो जाएगा? बशर्ते इतना सोना है कि एग्ज़ाम में जाके बेहोश मत हो जाना, नहीं तो पूरा मामला ही ख़राब कर दोगे तुम लोग। हाँ, एग्ज़ाम में सो रहे हैं, मालूम चला सारा कहानी ख़त्म हो गया, नहीं? ठीक है? ये देख लिया? ठीक है। अब ये कुछ एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल टिप्स से पहले बताया था। एग्ज़ाम सेंटर पे हमेशा 15 मिनट नहीं, इसे 15 मिनट लिखा है, लेकिन दिल्ली के हालात को देखते हुए आधा घंटा पहले पहुँचने का रखिएगा। आप ये मान के चलिए कि अगर बस से जा रहे हैं तो बस पंक्चर होगा। आप ये मानिएगा। मेट्रो से जा रहे हैं तो मेट्रो में कुछ ना कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट आएगा। ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो वाले से पैसे को लेकर मारपीट होगी आपकी, वो बीच में निकालेगा आपको। नहीं समझे? बाइक से जा रहे हैं तो बाइक का हवा निकलेगा। ये मान के चलिए प्लान ए और प्लान बी, है ना? आप इतना मान के चलिए कि उसमें इतना मान के चलिए अगर पैदल भी पहुँचना हो तो मैं पहुँच जाऊँ, ऐसी हालत इतना तो बना के चलना। आप विश्वास नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टेशन पे। यहाँ कभी भी किसी रोड से कोई मंत्री चला जाता है और रोड ही बंद हो जाता है। ये चक्कर है। और 1 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर जाके देख लेना। जैसे वो एग्ज़ाम के दिन नहीं, बहुत बच्चा जानते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेट पहुँचता है और उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम उसको देने दिया जाता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 दिन पहले शाम में बाइक वाइक से एग्ज़ाम सेंटर 1 दिन पहले देख के आया जाता है और उसका रूट बना लिया जाता है कि इस रूट से जाएंगे 1 दिन पहले। कर लोगे? ठीक है। माता पिता पे अगर डिपेंड है, खासकर जो गर्ल्स हैं, हाँ चलो माता पिता के साथ आती हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो माता पिता को रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 दिन पहले मुझे सेंटर ले चलिए। सेंटर पे जाके फ़ोटो वोटो खिंचवा के अब फिर आ जाना है और रूट का भी पता कर लेना है, ठीक है ना? हाँ, अगला। जी। हमेशा शुरू में ही सारे क्वेश्चन को देख लेना चाहिए और मालूम चला उन्होंने ऑप्शन दिया 3 और 3A में, तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप 3 करने वाले हैं कि 3A, 6 करने वाले हैं कि 6A। उससे क्या होता है, जब हम एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो बीच में रुकना ठीक नहीं होता है। अगर रुक के सोचने लगे ना, तो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, क्योंकि जो टाइम पे आप रुक के सोच रहे हैं, उस टाइम पर कोई बड़ा स्पीड में लिख रहा है। तो जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो लिखते जा रहा है, मैं रुक गया हूँ। इसलिए सोचने का टाइम शुरू में बहुत लोग सोचते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मिलता था ना, मैं 6 क्वेश्चन एक ही बार में देख लेता था, ऊपर-ऊपर से। ऐसे तो बड़ा लंबा-लंबा भी है। और पहले ही डिसाइड कर लेता था कि 3 में 3A करूँगा, 4 में 4A करूँगा, 6 में 6B करूँगा। ये मैं पहले ही हल्का-हल्का टिक मार देता था। है ना? ऐसे वो मना करते हैं बहुत बार क्वेश्चन और आंसर शीट पे लिखने के लिए, पर हल्का-सा मैं मार देता था। मुझे याद है एक बार मैं लिखना स्टार्ट किया, गलत-सही जो लिखना स्टार्ट किया तो पेन रोकता था लास्ट में। चाहे गलत लिख रहा हूँ तो गलत ही, सही लिख रहा हूँ तो सही। बीच में सोच के ना, वो जो सैटेलाइट की तरफ देख के याद करते हैं ना, वो वाला काम मैं नहीं करता था। है ना? सैटेलाइट से मिलता है ना बच्चे को, एग्ज़ामिनेशन हॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है सैटेलाइट। है ना? चलिए, अगला हमेशा कैसे लिखते हैं? एक लाइन खींचते हैं मोटा सा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। 1A है तो 1A, बीच में 2 लाइन छोड़ते हैं, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं।
जानते हो ना ये चीज़? नहीं समझ पाए क्या बोला मैंने? एक तो मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से बच्चा सब बहुत नहीं समझ पा रहा। ऐसे लाइन रहता है ना, कॉपी ऐसी होती है ना, तो यहाँ से ऐसे मोटा लाइन खींचे, मोटा लाइन होना चाहिए, मतलब ओवरराइट कर देना 2 बार। उसके बाद ऐसे आंसर टू क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखना, क्यों नहीं, क्वेश्चन नंबर पूरा ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1A, फिर 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखना स्टार्ट। ये स्टैंडर्ड तरीका है, समझ में आ गया? फ्लो चार्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मोम चला बच्चा ऐसे ही। नहीं ये सब नहीं, ये हाँ ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जब भी आंसर कंप्लीट करें तो आप ये मान के चलें कि मेरा आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं है, कुछ चीज़ें बाद में भी याद आ सकती हैं, इसके लिए कम से कम 4-5 लाइन छोड़ दें, तब अगला आंसर स्टार्ट करें। ऐसा ICSI का रूल है कि जिस पेज पर आपका एक आंसर खत्म हो रहा है उस पेज पर अगला हाँ नहीं लिखना है, अगला पेज से अगला क्वेश्चन लिखना है। बाद में क्या होता है, बाद में हमें लास्ट में बहुत सारी चीज़ें याद आती है और बाद में हम उसको भरते हैं, इसलिए जगह छोड़ देना चाहिए हमेशा, है ना? उसके बाद एब्रीब्रिएशन CEO डॉट कंपनी एकदम नहीं चलेगा, DR डायरेक्टर एकदम नहीं चलेगा, SCS शेयर होल्डर एकदम नहीं चलेगा। एक वर्ड का एब्रीब्रिएशन होता ही नहीं है, एक से ज़्यादा का होता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज अपिलेट, तो पहली बार जब लिखेंगे आंसर में तो फुल फॉर्म, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म। अब SAT भी लिखोगे तो उस आंसर में चलेगा, लेकिन पहली बार फुल फॉर्म ही होना चाहिए, और ये भी वैलिड है बस उस आंसर तक। अगले आंसर में फिर सिक्योरिटीज अपिलेट टर्मिनल है तो फिर पहले बार फुल फॉर्म, फिर आपका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? याद रखिएगा सेक्शन नंबर तभी लिखिएगा जब आपको याद हो। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 है कंपनी का डेफिनेशन पर आपने सेक्शन 2 क्लॉज 21 लिख दिया, आपने कंपनी का डेफिनेशन सही भी लिखा होगा ना, फिर भी काट देगा वो। अगर आपको क्लॉज याद नहीं आ रहा तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 2 भी याद नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट भी याद नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। समझ में आ गया? उसके बाद ये हो गया। केस लॉ कैसे लिखते हैं बताओ? सबसे पहले वो केस जिस भी सेक्शन पे है उस सेक्शन का नाम लिखते हैं, उस सेक्शन को लिखते हैं। कोई रिलेटेड केस है तो केस का नाम और केस का डिसीजन लिखते हैं। फिर उस दोनों का इस्तेमाल करते हुए, लीगल प्रोविजन और केस का इस्तेमाल करते हुए मैटर को क्या कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, जिसको वहाँ कॉन्क्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्क्लूजन बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? एग्जाम गैजेट तैयार है, ये है स्टूडेंट ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड। क्या है? स्टूडेंट ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड सारे बच्चों के पास है। अगर पहले मेरे साथ टेस्ट कराया हुआ तो भी चलेगा, फिर से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट किसी से नहीं करवा पा रहे तो आधार कार्ड साथ में लेके जाइएगा, काम चल जाता है। पर स्टूडेंट ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड ICSI वेबसाइट से डाउनलोड होता है, ये सबके पास है? नहीं है तो कर लीजिए स्मैश, ठीक है। हाँ कुछ लोग नए नए होते हैं, एग्ज़ाम के दिन ही नया नया पेन खरीदते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल पर जाते हुए रेनॉल्ड्स का पेन खरीदेगा 10, है ना? वो जो नया पेन होता है ना वो चलता ही नहीं है शुरू में ठीक से। हाँ इसलिए आपको शुरू में ही पेन खरीदना है तो 10-20 पेन खरीद लो, क्योंकि पेन ख़त्म होगा बहुत, है ना? या रिफ़िल खरीदना है तो रिफ़िल खरीद लो, आजकल पेन ही खरीदते हैं लोग। तो 10-20 पेन खरीद लो भाई, और 20 पेन को अभी से ही इतना इतना चला के छोड़ दो। इतना इतना चलाना समझते हैं ना, उसका 20% चला लो। 20% चलाने से क्या होगा, पेन चलाने से क्या होगा कि वो अब फ्लुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लुएंट। आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी तो फिर कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में शुभारंभ करते हैं पेन का, ये लो नीम निकाला, है ना? वो ठीक से चलता नहीं, और ठंड के मौसम में ना मालूम है कभी कभी पेन का इंक सूख जाता है, जम जाता है, तो सुना होगा ऐसे ऐसे करते हैं उसको, कभी किया है ये? हाँ तो इसलिए पेन 5-6 पेन लेके चलना, हर एग्जाम में 6 पेन का एक वो बना लो कि 6 पेन मुझे रखना है, ठीक है? कैलकुलेटर हर एग्जाम में लेके जाना, चाहे लॉ हो चाहे अकाउंट्स हो, लॉ में भी लेके जाना है, समझ गए? उसके बाद स्केल लेके चलना चाहते हैं तो लेके जा सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्ट वॉच, जिसमें आपको ध्यान रखना है 6 क्वेश्चन आएंगे अलॉन्ग विथ द सब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 घंटे, मतलब एक क्वेश्चन आपको आधे घंटे में कर लेना, क्योंकि 6 क्वेश्चन 3 घंटे में करना। अगर आपका एक क्वेश्चन पे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग रहा है
उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, पेज छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़िए, टाइम बचेगा तो वापस आके ऐड कर देना। एक क्वेश्चन आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन नहीं, मतलब एक का मतलब सब मिला के टोटल 6 हैं मेन, उसके ABC सब मिला के बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C, ये तीनों मिला के कितने में हो जाना चाहिए? आधे घंटे में, क्योंकि 6 क्वेश्चन है ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। कभी भी अगर आपको पढ़ाई में मन ना लगे, क्योंकि अभी ऐसे हालात होंगे एग्जाम टाइम में ना, अभी इस दुनिया में पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ अच्छा लगता है। एक चींटी निकले वो भी देखने में बहुत बढ़िया लगता है, कहीं से शादी का आवाज़ आए वो भी अच्छा लगता है ना, हवा चले वो भी अच्छा लगता है घर के अंदर बातें माता पिता की सुनने में बड़ा मज़ा आता है। अभी हर कुछ अच्छा लगेगा तुमको पढ़ाई छोड़ के। तो याद रखिएगा, अगर पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मेरे कुछ मंत्र हैं, उस मंत्र का ध्यान रखिएगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पहला, अगर इस बार नहीं पढ़ा, इस 10-15 दिन में नहीं पढ़ा, तो फिर से यही बुक 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। ये बड़ा दुखद है। बताइए, पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन है। फिर से नहीं पढ़ेंगे भाई, बड़ा दुख होता है। तो एक काम करते हैं, अभी ही पढ़ लेते हैं। अगर 10-15 दिन पढ़ने से अगला 6 महीना बच सकता है तो बचा लेते हैं। और दूसरा, पॉजिटिव भी सोचिए कि अगर आपका एक ग्रुप पास हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। आप CS जल्दी बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, CS बनने के बाद लाइफ कितनी अच्छी होगी, आपको अपने पसंद के लोगों के साथ रहने दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन तो यही है कि आपके 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 मन में जो लोग बसते हैं उसके साथ घर बसा पाएंगे आप, है कि नहीं। तो ये तब हो पाएगा जब आप CS बनेंगे तब। लेकिन अगर आप CS नहीं बन रहे हैं तो फिर आप जानते हैं कि आपके आपके हर पसंद को नापसंद किया जाएगा, क्योंकि जब आप ही इतने अच्छे नहीं हैं तो जिसको पसंद किया तो और घटिया होगा। ये बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। और भी है, अगर आपको कभी लगने लगे लगता नहीं है मेरे से हो पाएगा, मेरे से क्या ही CS वैसे इतनी बड़ा टफ है, बहुत मेहनत कर लिया, लग नहीं रहा होगा, CS में तो लक चलता है, CS में तो सिर्फ बढ़िया लोग पास होते हैं, ये भी हल्ला है। मतलब हद है। CA इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट पे आरोप है। बताइए कि हाँ ये बनियों को ही सिर्फ क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा कौन बोला ये बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। अरे बनिया क्या होता है एक्चुअली, क्या है कि CA इंस्टीट्यूट का जितना प्रेसिडेंट बनता है ना, उसमें ज़्यादातर बनिया ही रहता है। तो उन लोगों को क्या लगता है कि इसमें बनिया ही पास होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं से भी नहीं। कास्ट को देख के मतलब हद हो गया। पहले रिलीजन चल रहा था, अब कास्ट भी घुस गया। ये कोई मतलब है क्या? तो ये सब कुछ भी नहीं होता, वो अलग बात है। इस कॉमर्स का कोर्स है, इसमें ज़्यादातर होते ही, हाँ मतलब ज़्यादातर लोगों का रहता है इधर, तो इसलिए लोगों को लगता है बनिया बनिया वाली बात, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को तो आपके मन में लक आए, अब ऐसी ऐसी बातें आए, और बोलते हैं दोस्त वोस्त तो, और एग्जाम के टाइम में तुझे पता है बनिया ही पास होता है, तो मैं तो बनिया नहीं हूँ, है ना, ऐसे करके अब तो हालत खराब, अब तो मेरा फेल होना है पक्का। ये सब बेकार बातें नहीं है, बेकार बातें है तो, ये सब कुछ भी होता नहीं। कैसे लोगों ने उड़ा दिया था बात कि 2020 में दुनिया खत्म होने वाली है, शायद 2020 में, 26 भी शुरू हो रहा अब, तो जल्दी से मैं अपना कर लेता हूँ जो जो करना है यार। इस पे एक फिल्म भी बन गई थी 2010 की, 2012 में शायद हल्ला था, 12 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 12 से बढ़े हुए 12 साल और हो गए, पर अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। कोरोना थोड़ा सा जरूर आया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खत्म होगी तो देखा जाएगा, सभी खत्म हुआ, एक भी बचना नहीं चाहिए बस। ये हाँ, और दो तो एकदम नहीं बचना चाहिए, फिर उसके बाद फिर संसार बन जाएगा। ठीक है। आइए जी, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप में दिमाग में कभी लक आए कि लक होता, लक वो कुछ नहीं होता, मेहनत ही होता है, नेगेटिव की बात। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं जहाँ पे आप 77 रैंक होल्डर्स यहीं से पास हुए। सबसे ज़्यादा रिजल्ट अपने यहाँ से होता है, ये विश्वास कीजिएगा। आप देखिएगा हमेशा हमारा जब भी रिजल्ट आता है तो आप देखिएगा हमारा फेसबुक हम रिजल्ट डालते हैं, हमारा आप देखिएगा। व्हाट्सअप तो बंद ही हो जाता है, देख तो ज़्यादा लगाता हूँ स्टेटस तो बंद ही हो जाता है, व्हाट्सअप तो नहीं, इंस्टा पे देखिएगा सबसे ज़्यादा बच्चा पास कराते हैं। मतलब आप और जगह देखे होंगे एक दो बच्चा रैंक होल्डर, रैंक होल्डर कैसे आता है तुम सबको पता ही है। एक ही बच्चा रैंक होल्डर 10 जगह रहता है, ढोल बजाना शुरू कर दिया, ये वो कर दिया। मैं ये सब उतना नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चा पास ज़्यादा करवा लेता हूँ। ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे मोटिवेशन के लिए है। जो पहले पास हुआ है ना, उसी में हम भी होंगे। अच्छा तुमको अभी कोई बता दे कि अरे तू कौन कोचिंग में पढ़ रहा है, इसमें इसमें तो कभी कोई पास नहीं किया, हालत खराब। लेकिन ये क्या, नहीं हमने अपने आंखों से देखा है, फेसबुक पर देखा, व्हाट्सएप पे देखा, बच्चा यहाँ से बहुत पास होता है, तो जब वो होता है तो हम भी होंगे। नहीं समझे आप, ये वाली कहानी। सच में यहाँ जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बोलता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो
जितने कंपनी सेक्रेटरी सच में हैं उन सबका मेंबरशिप नंबर है। तन्वी मैम सच में सीएस है, मैं सच में सीएस हूँ, अनु सर सच में सीए है ना भाई, कोई झूठा नहीं है ना इसमें। एक होता है ना झूठा, तो झूठा तो कोई नहीं है। तो सही लोगों से पढ़े हो, इम्पॉर्टेंट ये है। उसके बाद अब आप यहाँ 8-8 घंटे का भी क्लास लिए हुए हो, 8 घंटा बैठने का आदत है। एक होता है ना जैसे CHWD वाले बच्चों को बोला जाएगा तो मुश्किल है, लेकिन एक्स बच्चा का 8-9 घंटा तो यहाँ बैठता ही था पहले। 8-9 घंटा बैठ रहा है तो आदत है। अब ये 8-9 घंटा में 2 घंटा और बढ़ा लेगा, और क्या होगा, 10 घंटा पढ़ लेगा, 12 घंटा पढ़ लेगा, है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज अभी जितना स्ट्रैटेजी मैंने दिया, अब आपके पास स्ट्रैटेजी भी है जिससे कि आप और अच्छा अब कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी है। और एक लाइन आपको हमेशा याद रखना है, आप तभी फेल करेंगे जब ICSI का रिजल्ट 0% होगा, और अगर वो 0.1% भी है तो वो 0.1% में आप है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताइए आप। सर आपके मुंह में घी, शक्कर, चॉकलेट सब, बस हम क्या हो जाएं, पास हो जाएं किसी भी हालत में, है ना। आपको कोई फेल नहीं करा सकता, जानते हैं ना आपको कौन फेल कराता मालूम है, आप खुद। देखो ये सब मोटिवेशन वाली बात नहीं है कि मैं उछल के बोलूं यूट्यूब पे, ये बात सच है, ये खुद से ही सब कुछ होता है। और दुनिया में मैंने अक्षरधाम मंदिर जब गया, देखा होगा आपने, आप गए हैं अक्षरधाम मंदिर, गए होंगे, अक्षरधाम मंदिर के अंदर नीचे एग्जीबिशन चलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। वो नहीं देखा तो अक्षरधाम आपने नहीं देखा। उसमें सबसे पहला वो दिखाते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, और पत्थर को घुमाते हैं और दिखाते हैं पत्थर को तोड़ तोड़ के एक इंसान बड़ा बढ़िया बॉडी से बन रहा है। तो कहा आप अपने आप को खुद बना सकते हैं, जैसे मैं हूँ, मान लो अभी इस तरीके का हूँ, अभी मैं खाना कम कर दूँ, खूब मेहनत सुबह शाम जिम करूँ, तो अपने आप ये सब बनना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा कोई और बना सकता है, तुम में से कोई बच्चा का सर को हम अच्छा बनाएंगे, क्या चिपकाएगा बॉडी मेरे में, कि मेरे से ही होगा। अच्छा टीचर क्या कर लेगा, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन याद तो नहीं करवा देगा ना, याद तो तुम्हें खुद का ही करना पड़ेगा, हम समझा सकते हैं, पर यहाँ याद करके एग्जाम में लिख देना और एग्जाम में याद आ जाए तो तुमसे ही होगा, दिमाग तो तुम्हारा, हाथ तो तुम्हारा होगा। पास भी तुम खुद से ही करोगे, फेल भी तुम खुद से ही करोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तबियत खराब होने की वजह से मैं ज़्यादा चिल्लाया नहीं, ज़्यादा मोटिवेशन ज़्यादा मैं नहीं कर पाया, खुद ही मोटिवेटेड नहीं हूँ, हालत ख़राब है भाई, हेल्थ ख़राब हो जाए तो क्या कर लोगे आप, है ना। तो फाइनली आप सबों को योर CS नितेश कुमार जायसवाल विशेस यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे आऊँगा, बाकी एग्ज़ाम के दिन सुबह में मैं प्रातः रिवीजन जरूर कराऊँगा।